प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का करेंगे उद्घाटन। वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ और विशेषज्ञों के साथ करेंगे बातचीत। विकसित भारत विकसित गोवा 2024 के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा को 1330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। शिक्षा, स्वच्छता और पर्यटन से जुड़ी हैं ये योजनाएं। लोकसभा में आज अंतरिम बजट पर होगी चर्चा की शुरुआत। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा रहेगी जारी। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता से जुड़ा विधेयक आज होगा पेश। सदन में आज नहीं होंगे प्रश्नकाल और शून्यकाल। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत के आदेश को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई आज। हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी होगी सुनवाई। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के पश्चिम एशिया दौरे से फिलिस्तीनियों में जगी गजा में संघर्ष विराम की आस। रियाद में ब्लिंकन ने सऊदी क्राउन प्रिंस से संकट के स्थायी समाधान पर की चर्चा। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय कैंसर से पीड़ित। प्रोस्टेट ग्रंथि में समस्या की जांच के दौरान चला पता कैंसर। शाही परिवार ने दी जानकारी। क्रिकेट की खबरों में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना मेजबान दक्षिण अफ्रीका से बेनोनी में जीत के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत भारत ऊर्जा सप्ताह के साथ। भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के लिए गोवा पूरी तरह से तैयार हो चुका है, जो ऊर्जा के भविष्य को आकार देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे, जो 9 फरवरी तक चलेगा। यह आयोजन देश के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के लक्ष्यों के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की एक खास रिपोर्ट। ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत ऊर्जा सम्मेलन 2024 देश की सबसे बड़ी ऊर्जा प्रदर्शनी और सम्मेलन के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ भी बैठक करने वाले हैं। सम्मेलन में विभिन्न देशों के 17 ऊर्जा मंत्रियों सहित इस क्षेत्र से जुड़े 35,000 से अधिक लोगों की भागीदारी होगी। 900 से अधिक वैश्विक प्रदर्शक भी इसमें शामिल होंगे। भारतीय एमएसएमई द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के नवाचारों के प्रदर्शन के लिए विशेष मेक इन इंडिया पैवेलियन भी बनाया गया है। I invite you to explore our transformative solutions, engage in insightful discussions, and witness firsthand how Indian Oil is leading the charge towards a more sustainable future. प्रधानमंत्री ओएनजीसी सी सर्वाइवल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे, जिसे वैश्विक मानकों के अनुरूप एक अद्वितीय समुद्री सर्वाइवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसमें 10 से 15,000 कर्मियों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इससे खराब मौसम की स्थिति में नियंत्रित अभ्यास से प्रशिक्षुओं के समुद्री जीवन कौशल में वृद्धि होगी और संभावित आपदाओं से सुरक्षित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। सिर्फ 2 वर्षों में भारत ऊर्जा सप्ताह ने सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था, बढ़ते उपभोक्ता आधार और आकर्षक निवेश वातावरण के साथ ऊर्जा परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाई है।
100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इंडिया एनर्जी वीक में जुटेंगे, जो वास्तव में इसे एक वैश्विक सम्मेलन बनाएगा। नीति निर्माता, उद्योगपति और हितधारक आपसी सहयोग बढ़ाने, अवसरों का पता लगाने और साझेदारी को बढ़ाने के लिए एकजुट होंगे। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अपने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के द्वारा सालाना लगभग 4 अरब डॉलर की बचत कर रहा है, जिससे आयात पर निर्भरता तो कम हो ही रही है, साथ ही ये कदम हमें स्वच्छ भविष्य की ओर ले जा रहा है। 2070 तक भारत का लक्ष्य शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने का है और ये जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। देखिए हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट। भारत में एक नई हरित क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। कभी बिजली की कमी से जूझ रहा भारत अब पर्याप्त बिजली के साथ स्वच्छ और हरित भविष्य की ओर अग्रसर है। 2070 तक नेट जीरो इमिशन हासिल करने के लक्ष्य के साथ देश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति कर रहा है। गेम चेंजिंग कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण E20 का लॉन्च किया है। ये इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम हुई, बल्कि सालाना 4 अरब अमेरिकी डॉलर की बचत भी हो रही है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करें तो ये आपस में नीतिगत अनुभवों को साझा कर प्रौद्योगिकी प्रगति के माध्यम से जैव ईंधन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर उत्पादन बढ़ाने में सबसे आगे है। राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति ने शहरी गैस वितरण क्षेत्र में मांग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीबीजी ब्लेंडिंग दायित्व की शुरुआत की है। सीबीजी 2028-29 तक करीब 750 परियोजनाओं का मार्ग प्रदर्शन करते हुए करीब 37,500 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने के लिए भी तैयार है। इस क्रांति का हिस्सा बने भारत विकसित हो रहा है और इंडिया एनर्जी वीक जैसे आयोजनों में बनी साझेदारियां देश को स्वच्छ हरित ईंधन द्वारा संचालित भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। कैमरा पर्सन अजीत के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत विकसित गोवा के लक्ष्य के साथ गोवा वासियों को 1,330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात देंगे। देखिए हमारे संवाददाता शिशिर सेलार की एक खास रिपोर्ट। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा वासियों के लिए 1330 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 और ONGC सर्वाइकल सेंटर का भी शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री गोवा के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का स्थायी परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे और राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान के नए परिसर का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पणजी और रीस मैगोस को जोड़ने वाली पर्यटन गतिविधियों के साथ साथ यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के तहत विभिन्न विभागों में 1930 नई सरकारी योजनाओं का नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी सौंपेंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हमें बहुत ही लक्की साबित हुए हैं। जब भी ये गोवा में आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ गिफ्ट देकर चले जाते हैं। जो उन्होंने जो कायाकल्प किया है वो तो सराहनीय बात है। जहाँ भी हमने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जहाँ यहाँ आए हमें ये सौगात अपने बजट में भी दी और अनाउंसमेंट में भी दी है। तो मेरे ख्याल से हम बहुत ही भाग्यशाली है जब उनके पदस्पर्श हमारे गोवा में आते ही हमें कुछ ना कुछ तो मिल रहा है और गोवा एक ऊंचाई और अपने एक बुलंदियों पर अपना नाम आगे बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण गोवा में 100 TPD एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही दक्षिण गोवा में 100 MLD जल उपचार संयंत्र के निर्माण की आधारशिला भी रखेंगे। गोवा के विकास के लिए नई परियोजनाओं की शुरुआत को गोवा के युवा भी अच्छा कदम मानते हैं। NIT गोवा का इनॉग्रेशन हो रहा है।
सो क्या होता है कि बहुत सारे जो यंग एस्पायरिंग इंजीनियर्स होते हैं वो गोवा के बाहर जा रहे हैं फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, कॉलेजेस के लिए, एडमिशन्स के लिए। उनको गोवा के अंदर ही एडमिशन्स मिल सकते हैं इन अ प्रीमियम इंस्टीट्यूट। सो इस तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है गोवा के यूथ को। प्रधानमंत्री ने हमें मुद्रा लोन दिया जैसे कि अपने पैर पे खड़े हो सकें, और काफ़ी कुछ कंपनियां भी यहाँ पे आ चुकी हैं, जो प्राइवेट कंपनीज, जो हमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमको यूथ को मिलती है, और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो प्रधानमंत्री हमें दे चुके हैं, जैसे कि रोड्स कनेक्टिविटी ना, रेलवेज, एयरपोर्ट। Tourism has grown in India and especially in Goa because Prime Minister Modi has focused basically in domestic tourism. आफ्टर 2014 उससे पहले गोवा बस इफ़ी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बस वही होस्ट करता था। आफ्टर 2014 गोवा में सबसे बड़ा एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था ब्रिक्स। तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुए लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए। दरअसल बीते 10 साल के दौरान गोवा में विकास की नई परियोजनाओं ने गोवा का चेहरा बदल दिया है। बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो या फिर प्रौद्योगिकी और शिक्षा संस्थान ने नई संस्थाओं का जुड़ना, गोवा अब सिर्फ टूरिज्म डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि विकास का एक नया मॉडल भी पेश कर रहा है। इतने कई सालों में हमने देखा कि गोवा बदल रहा है और साथ ही साथ विकास के मापदंड को अगर देखा जाए तो उस पर भी खरा उतरने का प्रयास गोवा वासी और गोवा की सरकार इस वक्त कर रही है। शीर्षिलार, डीडी न्यूज़, मडगांव। पीएम मोदी अपनी गोवा यात्रा के दौरान राज्य को विकास के कई तोहफे देंगे। पीएम के दौरे पर राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात की है हमारे संवाददाता शिशिर सेलार ने। प्रधानमंत्री गोवा आ रहे हैं और जब प्रधानमंत्री गोवा आते हैं तो उनके लिए खासा अनुभव होता है क्योंकि गोवा से उनका जुड़ाव काफ़ी पुराना है। लेकिन इतने सालों में अगर देखा जाए तो गोवा ने क्या इसमें अगर देखा जाए पाया है और गोवा को क्या मिला है। 10 साल में जिस प्रकार से गोवा बदला है, विकसित भारत की संकल्पना पे विकसित गोवा के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं, क्या पाया है इस पूरे 10 साल में गोवा ने? विकसित भारत विकसित गोवा इस संकल्पना 2047 की इस महारैली को एड्रेस करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आ रहे हैं। 3 प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो NIT का फाउंडेशन स्टोन डाला था उसका प्रोजेक्ट लोकार्पण कर रहे हैं। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट का लोकार्पण हो रहा है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट गोवा सरकार की तरफ से उसका भी इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी के हस्ते हो रहा है। 3rd वन, 2 प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन डाल रहे हैं। एक द रोपवे प्रोजेक्ट जो पेंजिम में हम कर रहे हैं टूरिज़्म के लिए, उसका फाउंडेशन स्टोन, और PWD की तरफ से यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ द वाटर प्लांट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 450 करोड़ ऑफ रुपीज़ प्रोजेक्ट जो इंडस्ट्रियल और लोगों के लिए जो पानी देना है उसका भी फाउंडेशन स्टोन हो रहा है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत जो उनके फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इनके जो 13 स्कीम रहते हैं वो हम अच्छी तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उनके कुछ सैंक्शन लेटर उस फ्लैगशिप प्रोग्राम और जो गोवा गवर्नमेंट का आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा के अंतर्गत जो स्कीम्स हैं उनके सैंक्शन लेटर्स हम दे रहे हैं, और ख़ास करके जॉब फेयर्स के सैंक्शन लेटर भी कार्यक्रम में हम दे रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि गोवा के सभी लोग यानी माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए तैयार है। पिछले 10 सालों का अगर खाका देखें तो गोवा ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या क्या पाया है, क्योंकि रास्ते बड़े हो चुके हैं, NITs आ चुकी है, इंस्टीट्यूट आ चुके हैं, कॉलेजेस आ चुके हैं, इंडस्ट्री आ चुकी है। मैं कहने के लिए गया तो मुझे 1 घंटा भी कम पड़ेगा, इसलिए 10 साल में जितने सारे प्रोजेक्ट आया हैं उनका हम डिस्प्ले कर रहे हैं। माननीय मोदी जी आने से पहले टूरिज़्म प्रोजेक्ट से लेके रोड ब्रिजेस, इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के ढेर सारे प्रोजेक्ट गोवा में आए हैं। प्रधानमंत्री ने गोवा लकी है और गोवा भी प्रधानमंत्री लकी है। जी हाँ, हमेशा के लिए माननीय प्रधानमंत्री को गोवा लकी रहा है और इस बार भी यानी सरकारी कार्यक्रम है निश्चित रूप से, लेकिन लोकसभा का इलेक्शन लगने वाला है, फिर एक बार मोदी सरकार का ये नारा रहेगा। मुझे लगता है निश्चित रूप से इस बार भी 400 पार करके मोदी जी फिर से एक बार सरकार में आएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये तो गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने स्पष्ट किया कि किस प्रकार से गोवा तैयार है प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के लिए, और साथ ही साथ आने वाले समय में जो विकास की परियोजना गोवा में आने वाली है उससे विकास किस प्रकार से गोवा का होगा इसका भी उन्होंने जो है यहाँ पे उल्लेख किया है। शीर्षिलार, DD न्यूज़, मडगांव।
अब संसद के बजट सत्र से जुड़ी खबर, जहां आज संसद के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक विचार तथा पारित करने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्यसभा में जनजातीय कार्य मंत्रालय से जुड़े 2 विधेयक, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 को पारित होने के लिए सदन में रखा जाएगा। वहीं जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 भी उच्च सदन के विचार और पारित होने के लिए कार्यसूची में सूचीबद्ध है। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रहेगी। वहीं लोकसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो यहां आज 4 विधेयक विचार तथा पारित होने के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। जम्मू कश्मीर से जुड़े 3 विधेयक, जम्मू कश्मीर स्थायी निकाय विधियां संशोधन विधेयक, संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक, जो अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित है, आज लोकसभा की कार्यसूची में पारित होने के लिए शामिल किया गया है। परीक्षा में नकल पर लगाम लगाने वाला विधेयक, लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक भी आज लोकसभा में लाया जाएगा। गौरतलब है कि इस विधेयक को कल सदन में पुनः स्थापित किया गया था। लोकसभा में आज अंतरिम केंद्रीय बजट और जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा की जाएगी। अंतरिम बजट पर चर्चा के बाद सदन में इनसे जुड़े विनियोग विधेयक भी पारित होने के लिए सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को भी पारित होने के लिए कार्यसूची में शामिल किया गया है। अब खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड विधानसभा में आज समान नागरिक संहिता से संबंधित विधेयक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बीच कल हुई विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में देश और राज्य के लिए महत्वपूर्ण इस विधेयक को देखते हुए आज प्रश्नकाल और शून्यकाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के संबंध में भी प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई 2022 को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई सैनी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की थी। समिति ने 20 महीने के कार्यकाल में विभिन्न धर्मों, समूहों, आमजन और राजनीतिक दलों से संवाद कर संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया। 4 खंडों और 740 पेज का यह ड्राफ्ट समिति ने 2 फरवरी को मुख्यमंत्री को सौंपा। 4 फरवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट और इससे संबंधित विधेयक पर मुहर लगाई गई। ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा की इजाजत देने के खिलाफ दायर याचिका पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। साथ ही हिंदू पक्ष की बाकी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग पर भी सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट ने 31 जनवरी को एक आदेश जारी करते हुए हिंदू पक्ष को यहां पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने वहां मूर्ति रखी और पूजा अर्चना भी की। मस्जिद का रखरखाव करने वाली अंजुमन इंतजामिया ने पहले सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने को कहा था। इसके कुछ ही घंटे बाद अंजुमन इंतजामिया ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और जल्द से जल्द मामले की सुनवाई की मांग की थी। आरबीआई आज से अपनी मौद्रिक नीति समिति की बैठक की शुरुआत कर रहा है। एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ब्याज दरें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन जून 2024 के बाद ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद की जा सकती है। देखिए अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। मंगलवार से शुरू हो रही आरबीआई की मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में सभी की निगाहें इस बात पर होंगी कि मुख्य ब्याज दर और मौद्रिक नीति को लेकर आरबीआई और मौद्रिक नीति समिति क्या फैसला लेती है। अच्छी खबर यह है कि बजट में इस साल और अगले साल महंगाई की दर 4 से 6% के बीच रहने की उम्मीद जताई गई है। My expectation would be that it will be within the RBI's prescribed band, which is anywhere from 2 to 6 is the prescribed band, but I think it will be closer to 4%. In general, I think the real GDP growth will lie somewhere between 6.5% and 7% for FY25, and therefore the inflation rate will be somewhere around 3.5 to 4%. बता दें कि फिलहाल मुख्य ब्याज दर 6.5% पर स्थिर है, जिसे रेपो दर भी कहा जाता है। ये वही दर है जिस दर पर बैंकों को आरबीआई से कर्ज मिलता है। मौद्रिक नीति में अगर इस मुख्य ब्याज दर में बढ़ोतरी होती है तो बैंक ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देते हैं, और अगर कमी आती है तो कर्ज की ब्याज दर में गिरावट आती है। रेपो दर का निर्धारण महंगाई दर के आधार पर होता है। अगर आरबीआई को महसूस होता है कि आने वाले दिनों में महंगाई पर दबाव बढ़ेगा तो वो कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाने के लिए रेपो दर में बढ़ोतरी कर देता है।
लेकिन आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा से पहले एसबीआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आरबीआई ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करेगा। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि जून 2024 से ब्याज दरों में कटौती की शुरुआत हो सकती है और अगस्त महीना तो ब्याज दरों में कमी के मद्देनजर काफी अच्छा नजर आ रहा है। रिपोर्ट कहती है कि साल 2023-24 में खुदरा महंगाई दर 5.4% रहने की उम्मीद है, जो अगले साल 4.6 से 4.8% रह सकती है। कोर इन्फ्लेशन, जिसमें खाद्य और ईंधन की महंगाई शामिल नहीं है, वो 2021 और 22 में 6% रही और 2023 में कम होकर के 5% पर आ गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आरबीआई मौद्रिक नीति की बैठक 6 फरवरी को शुरू होगी और 8 फरवरी गुरुवार को गवर्नर शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति की घोषणा करेंगे। करीब एक साल पहले 23 फरवरी 2023 को महंगाई पर काबू पाने के लिए आरबीआई ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी और इसे 6.25% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया था। अमेरिका में भी फरवरी की फेड की बैठक में ब्याज दरें लगातार चौथी बार 5.25 से 5.5% पर स्थिर रही हैं। भारत में भी महंगाई दर में स्थिरता के मद्देनजर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना न के बराबर नजर आ रही है। अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। आधुनिक तकनीक की मदद से उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश ने ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की है। इसके जरिए पर्वतीय क्षेत्रों में जरूरी दवाइयां और वैक्सीन समेत अन्य मेडिकल सामग्री बेहद कम समय में पहुंचाई जा सकती है। आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्य में ड्रोन मेडिकल सेवा गंभीर रोगियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ऋषिकेश एम्स नियमित ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। इसकी मदद से उत्तराखंड के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में आपात स्थिति में गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल व्यक्ति के इलाज के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही देर में पहुंचाया जा सकेगा। संस्थान की निदेशक डॉक्टर मीनू सिंह ने कहा कि ये सेवा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने में मददगार साबित होगी। दूर दराज के जो क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, उनमें पहाड़ियों पे लोग रहते हैं और उनकी वहाँ पे जो भी मेडिकल नीड्स होती हैं उनको फुलफ़िल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार वो अस्पताल से दिखा के जाते हैं, लेकिन उनकी दवाइयाँ जो हैं वो वहाँ जाके ख़त्म हो जाती हैं जब, तो उनको लेने के लिए वो आ नहीं पाते कई बार। तो इस तरह के जो पेशेंट्स हैं उन्हें हम मेडिसिन्स ड्रोन्स के ज़रिए उनको हम दे सकते हैं, उनको उपलब्ध करा सकते हैं। ड्रोन सेवा शुरू करने से पहले एम्स प्रशासन ने पिछले वर्ष इसका ट्रायल किया। इस ट्रायल की शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई। राज्य के पौड़ी और उत्तरकाशी में भी ड्रोन की मदद से सेवाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। ऋषिकेश एम्स की ड्रोन सेवा 50 किलोमीटर की एरियल दूरी कवर कर सकती है। समय के साथ इसका विस्तार किया जाएगा। अभी 1 फरवरी से हमारी रेगुलर सर्विस ड्रोन्स की शुरू हो गई है, जिससे हम डिफरेंट जो हमारे CHC, PHC या आरोग्य मंदिर जो हैं वहाँ पे हम दवाई पहुँचा सकेंगे। और सिर्फ दवाई ही नहीं इससे जाती है, इससे कुछ भी जा सकता है। जैसे वैक्सीन है, कोई वैक्सीन की कहीं पे ज़रूरत है तो उसको प्रॉपर मतलब स्टोर करके उसकी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके उसका जो ड्रोन का जो पार्ट होता है जिसमें पेलोड जाता है उसमें डाल के दे सकते हैं। पहाड़ी गांव के स्वास्थ्य केंद्रों में ड्रोन से सामान उतारने, चढ़ाने और संचालन में महिलाओं की अहम भूमिका होगी। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, जिन्हें नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया गया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से कई लेडीज़ की ट्रेनिंग हुई है, जिनको हम ड्रोन दीदी कह रहे हैं। इनको हमने ट्रेन करा लिया है। इनका स्पेशली एक स्पेशल प्रोग्राम के अंडर गुड़गांव में इनका ट्रेनिंग हुआ था और ये फिर वहाँ पे उसको ड्रोन को खाली करेंगी या उसमें से सामान निकालेंगी और उसको आगे भी डिलीवर कर देंगी। जैसे मान लीजिए CHC से किसी पेशेंट को देना है, क्योंकि वो उसी कम्युनिटी से होंगे, उनको पता होगा वहाँ के लोगों का। जल्द ही उधम सिंह नगर के किच्छा में ऋषिकेश एम्स का कैंपस बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद कुमाऊं के जिलों को भी ड्रोन मेडिकल सेवा से जोड़ा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।
और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने होंगे। इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारतीय टीम ने इस संस्करण में अब तक अजेय रहते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई है। वहीं मेजबान दक्षिण अफ्रीका को ग्रुप दौर में केवल एक हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच आज रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरे और शहला के साथ। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।